ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम धमाका सीरीज पार्ट 7 की बात करेंगे। 6 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये आपके निम्मी के जो क्वेश्चन हैं उनके निम्मी असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं उन पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में उनके सोल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। अगर आपने ये PDF आपके पास है, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर समझें, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन का हम यहाँ पे हल आपको बता देते हैं, ठीक है। तो 125 नंबर क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल 3 है, ठीक है। मॉड्यूल आगे चलते रहेंगे, ये मॉड्यूल 3 है। मॉड्यूल 3 का 125वां नंबर क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन का जो है। तो इन्होंने रखा है कि व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। मतलब 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप की गणना करने के लिए हमें क्या करना है। तो इसका सूत्र क्या है? तो स्लिप करने के लिए आपका होता है NS बराबर NS माइनस N, स्लिप बराबर NS माइनस NR। जो NS आपका हो वो सिंक्रोनस स्पीड है और NR है जो आपके शॉर्ट पे आउटपुट यानी रोटर की गति है। यानी जो हमारा जो सिंक्रोनस गति है उसमें से अगर रोटर गति को हम निकाल देंगे तो हमें स्लिप का प्राप्ति हो जाएगी। जब यही हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं कि कितना परसेंट हमारा यहाँ पे स्लिप हुआ है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, वो फार्मूला इस समय होता है NS माइनस NR बाई NS इंटू 100। इसके द्वारा हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं कितना परसेंट हमारी स्लिप है, ठीक है। आगे चलते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज टाइप ऑफ कंट्रोल नियंत्रण। यह किस प्रकार की कंट्रोल नियंत्रण सर्किट है। जो कंट्रोल नियंत्रण सर्किट है इसे आप देखिए और बताइए किस प्रकार की कंट्रोल नियंत्रण ये शक्ति है, ठीक है। तो ये आपका है इंचिंग नियंत्रण प्रणाली है जो आपके मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। इंचिंग प्रणाली का प्रयोग हम लोग मोटर के लिए करते हैं, वो भी AC मोटर के लिए हम लोग करते हैं। इंचिंग कंट्रोलिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे सही है। 127 नंबर है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक डिग्री इन द स्टार्टर ऑफ द AC मोटर। मतलब मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री गणना करने का सूत्र है। इसका विद्युतीय गणना का सूत्र होता है 180 इंटू पोल, नंबर ऑफ पोल, ठीक है। मतलब जितने आपके पोल हैं उसमें 180 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल डिग्री आपका निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर D आपका सही होगा। 180 इंटू नंबर ऑफ पोल, अदर स्लॉट अदर चीज़ है वो सब क्या हो जाएंगे, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 180 इंटू पोल आपका होता है, ठीक है। 127 का आपका यही आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द AC मोटर स्टार्टर। मतलब ऊपर जो AC मोटर कौन सा स्टार्टर यहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बना हुआ फिगर को अगर हम देखते हैं, पहले फिगर के बारे में चर्चा कर लें। तो देखिए ये यहाँ पे स्टार डेल्टा की तरह यहाँ पे है, ठीक है, जो हैंडल होता है स्टार्टर की तरह। लेकिन यहाँ पे एक आपका देखिए ट्रांसफार्मर बना है, तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर है जो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। आपको देखिए ड्यूअल स्टार्टर का 3 HP से 5 HP का करते हैं। स्टार डेल्टा को 5 से 15 या 20 तक करते हैं। 20 के ऊपर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। सेमी ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ऑटो स्टार्ट ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग 420 HP के मोटर के ऊपर के करते हैं। 425 के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। मैनुअल ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग 120 से 150 तक करते हैं। लेकिन जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है 125 HP तक के मोटर के लिए हम लोग करते हैं, 125 के ऊपर, ठीक है। थर्टी 39 आपका दिया गया है, 29 है व्हाट इज द फार्मूला इज द फाइंड सिंक्रोनस स्पीड AC 3 फेज इंडक्शन मोटर। मतलब किस सूत्र के द्वारा हम लोग सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग डिफाइंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप ये देखेंगे कि 120 इंटू F यानी फ्रिक्वेंसी बटे पोल, या सिंक्रोनस गति 120 P बटे F, या 120 बटे PF, या PF बटे 120। P मने पोल, F मने आपका हो जाता है आपका फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर A आप यहाँ पे सही होगा, सभी आपके क्या हो जाएंगे, गलत। यानी NS बराबर आपको हो जाएगा 120 F यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी बटे P यानी पोलों की संख्या। इसके द्वारा हम लोग स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की गणना करते हैं। ऑप्शन नंबर A आपका सही होगा, ठीक है।
व्हाट फ्यूज ऑपरेटिंग 10 HP 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए फुल लोड पर, यानी फुल लोड पर 10 HP के 3 फेज मोटर के फ्यूज का दर क्या होना चाहिए, फ्यूज रेटिंग कितनी होनी चाहिए। तो फ्यूज रेटिंग आपका यहाँ पे होना चाहिए 2.5 गुना यानी 25 एम्पियर, ठीक है। HP का 2.5 गुना यानी 25 एम्पियर, ठीक है। यह जो संपर्क यहाँ पे बना हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट मार्क इज द एक्स, मतलब जो ये एक्स बना हुआ है ये किसका मार्क है, यानी क्या इसका काम है। तो जो ये आपका एक्स बना हुआ है स्टार संपर्क है या डेल्टा है या अलगजरी या ओवरलोड रिले है। तो ओवरलोड रिले आपकी मैं बता दूँ ये होती है ओवरलोड रिले, जो ऐसे आपकी बनी होती है, ठीक है। ऐसे होता है ओवरलोड रिले जो बना होती है, इसे हम लोग ओवरलोड रिले कहते हैं, ठीक है। ये होता है जो ये एक्स बना हुआ है इसे हम लोग कहेंगे सहायक संपर्क यानी अलगजरी कॉन्टैक्ट। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना हुआ है लेकिन एक और ऐसे करके यहाँ से सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे से तो एक देखिए कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन यहाँ इसकी सहायता के लिए हम लोग एक बाईपास रखे हैं, इसे हम लोग कहते हैं अलगजरी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, जो सहायक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, बार बार ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या गया है, एसी बैंडिंग स्टेटर बैंडिंग का प्रयोग है। किस एसी बैंडिंग के स्टेटर का प्रकार है, कौन सी बैंडिंग का स्टेटर का प्रकार है, कोई फिगर दिख रहा होगा। ये आपका होगा सिंगल लेयर बास्केट बैंडिंग, सिंगल लेयर बास्केट बैंडिंग। अगर इसके अंदर ये ग्रुपिंग छूटा नहीं होता तो अगर इसमें भी अगर वाइंडिंग होती तो हमारा डबल लेयर होता। अगर एक ग्रुप छूटा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आपका सिंगल लेयर बैंडिंग है। अगर दोनों ग्रुप छूटा होता, दोनों ग्रुप में अगर कंडक्टर होते इस ग्रुप में भी होते तो आपका एक कौन सा होता, ये डबल लेयर होता है। लेकिन ये जब सिंगल एक छूटा हुआ है और एक ही यहाँ पे बैंडिंग है तो ये आपका सिंगल लेयर बास्केट बैंडिंग है। बास्केट बैंडिंग का आकार अगर पूरा बन के तैयार हो जाता है तो ये आपकी जो बांस की आपके घर टोकरी होती है, यानी जिसे हम खांची का कह सकते हैं, उसी के आकार का बना होता है, ठीक है। बांस की टोकरी के आकार का देखने में लगता है, इसीलिए इसे हम लोग बास्केट बैंडिंग कहते हैं। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप एंड एसी स्लिप, मतलब किस फार्मूला के द्वारा हम स्लिप को ज्ञात करते हैं, इसके बारे में मैंने आगे ही चर्चा कर रखा है, ठीक है। तो आपका होगा NS माइनस NR बटे NR, ये भी गलत हो जाएगा, NR बटे NS ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि NS माइनस NR बटे NS गुणे 100, यानी NS का मतलब सिंक्रोनस स्पीड, NR का मतलब रोटेशन गति जो रोटर पर गति है, और NS बटे सिंक्रोनस गति, ठीक है। तो इसका हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। परसेंटेज हमेशा उसी पे निकलती है जिससे निकालना होता है, ठीक है। जिसको हम लोग आधार रखते हैं उसे नीचे रखा जाता है, जिसको निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई में ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो ये नियंत्रित सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है, यह जो नियंत्रण सर्किट है किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है, 34 नंबर इन्होंने पूछ रखा है। तो आपका होगा 34 का इंचिंग सर्किट, ठीक है। इंचिंग सर्किट जो आपका होता है ये आपका DOL स्टार्टर में भी प्रयोग किया जाता है इंचिंग को। ये मोटर के लिए एक सर्किट होता है जो इंचिंग सर्किट कहलाता है, ठीक है। फिर है वाट, सॉरी दोस्तों बार बार, ठीक है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट विथ 3 फेज बाइंडिंग। तो 3 फेज बाइंडिंग उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी बंटवारा क्या होता है। तो 3 फेज बाइंडिंग जो होता है आपका 120 अंश का होता है, सिंगल फेज बाइंडिंग आपका 90 अंश का होता है, ठीक है। लेकिन 3 फेज बाइंडिंग आपका होती है एक दूसरे से दो फेजों के बीच का अंतर कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। 120 एंगल पे रखा जाता है, ठीक है। अब है 36 नंबर व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मेक ऑफ द एक्स, यानी जो एक्स चिन्हित किया गया है ये क्या है। जो ये आपका ये जो कारे की तरह दे रहा है, एक रिंग की तरह दिख रहा है, इस पर छल्ला जो एक्स लगा हुआ है ये इसका किसके लिए चिन्हित किया गया है। साफ्ट तो इसे बोलते हैं। ब्रश जो होता है कार्बन ब्रश होता है जो DC या AC धारक क्या करती है, कलेक्ट करती है। बेरिंग जो होती है आपका घुमाने काम करती है। तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, स्लिप रिंग। ये आपके स्लिप रिंग है, ये 3 फेज का मोटर है
मोटर हो सकता है या 3 फेज का जनरेटर हो सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ हो सकता है। इसमें कुछ दिखाई नहीं गया लेकिन क्योंकि ये स्लिप रिंग ये दोनों है, ठीक है, ये हो सके तो अल्टरनेटर भी हो सकता है या स्लिप रिंग मोटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है इसे हम लोग स्लिप रिंग कहते हैं, ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसी क्वाइल बाइंडिंग। एसी क्वाइल बाइंडिंग का क्या नाम है जो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। तो इसे हम लोग कहेंगे हाफ कॉइल बाइंडिंग या होल कॉइल यानी पूरे कॉइल का है, या सिंगल लेयर बाइंडिंग है या डबल लेयर बाइंडिंग है। ये तो हम लोग पहले ही सिंगल लेयर डबल लेयर तो हो ही नहीं सकता। अब बात रह गई है कि इसमें होल कॉइल या हाफ कॉइल में। तो अगर हम देखेंगे तो 37 का आंसर होगा बी, ये होता है होल कॉइल बाइंडिंग यानी पूरे कॉइल की बाइंडिंग, क्योंकि आपकी पूरी कॉइल की देखिए पूरी कॉइल यहाँ पे बनी हुई है यानी फुल कॉइल बाइंडिंग है, ठीक है, होल कॉइल बाइंडिंग हम लोग कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल बाइंडिंग। ये कौन सी कॉइल बाइंडिंग है। देखिए कॉइल बाइंडिंग देखने में एक डायमंड की तरह आकार लगता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कंसर्टिंग बाइंडिंग भी नहीं कहते हैं, वितरित बाइंडिंग कहते हैं, जाली आकार बाइंडिंग नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं जाली के आकार की हीरे की बाइंडिंग, डायमंड में शेपेड कॉइल बाइंडिंग यानी डायमंड की आकार की बाइंडिंग की हमारी बन के आती है, तो डायमंड बाइंडिंग हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। विच स्पीड इन कॉल इज द सिंक्रोनस स्पीड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को सिंक्रोनस गति कहा जाता है। किस गति को हम लोग सिंक्रोनस गति कहते हैं, इसके बारे में पूछा है। सिंक्रोनस गति क्या होता है। सिंक्रोनस गति वो गति होती है जो मैग्नेटिक हमारी घूमती है, यानी मैग्नेटिक क्षेत्र जो हमारे गति से घूमता है उसे हम लोग सिंक्रोनस गति कहते हैं, ठीक है। तो शून्य भार पे गति ऐसे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। फुल लोड पे स्पीड नहीं, तो रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड स्पीड यानी चुंबकीय क्षेत्र की गति को घूमते हुए जो घूमता है उसे हम लोग कहते हैं आपकी सिंक्रोनस गति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 39 का आपका हो जाएगा सी। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल। कौन सा सिंबल ऊपर बना हुआ इसके बारे में पूछा। देखिए बहुत सिंबल चैप्टर का आपका पूछ लिया है कि कौन सा सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा सिंबल है इसके बारे में इन्होंने पूछ रखा है। तो ये इसको एक बार देख लीजिए और बताइए कौन सा सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। तो 40 नंबर का आपका होगा ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर आपका ये स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक। अब आगे है 141 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे बहुत लोगों ने हमसे कमेंट किया था, पूछा भी था इसके बारे में ग्रुप में जो हमने पीडीएफ पे भेजी थी। वाइंडिंग मशीन के एक्स को चिन्हित करने वाला भाग क्या, जो एक्स को चिन्हित कर रहा है ये कौन सा भाग है, इसके बारे में इन्होंने पूछ रखा है। तो इसका जो आपका आंसर होगा तो देखा जाएगा मैनुअल खराद धुर्रा नहीं है, ये तार का चारा यानी फीड तार, मतलब तार का चारा यानी फीड वायर नहीं है, तार गाइड वायर गाइड है। ये सी नंबर जो आपका होता है वायर गाइड कहलाता है। वायर को क्या करता है, गाइड करता है कि यहाँ से आप यहाँ से इसे जाना है, ठीक है, वायर गाइड है आपको। वो देखिए वायर यहाँ से यहाँ पर वायर का रोल यहाँ पे लगा हुआ है और वायर आपकी इस तरह आते हुए जाती है, ठीक है, तो वायर गाइड है ये। 142 नंबर है, व्हाट द इलेक्ट्रिकल इन द 6 पोल स्टार्टर मोटर, यानी कोई 6 पोल की स्टार्टर मोटर है तो उसकी विद्युतीय डिग्री क्या होगी, विद्युतीय एंगल क्या होगा। आप लोग कहेंगे किसी भी चीज़ का एंगल 360 होता है, एक गोले का एंगल 360 होता है, स्टेटर भी ऐसे गोल बना होता है, इसका भी डिग्री क्या होगा 360 होगा, लेकिन आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है, सबसे आसान तरीका है 180 याद रखिए गुणे पोलो की संख्या। तो यहाँ 180 आप रखिए, पोलो की संख्या कितना दिया गया है 6 दिया, यहाँ पे पी की जगह आप 6 रखेंगे तो 0 का 0 होगा 18, अगर 18 का गुणा हम 6 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 108 यानी 1080 डिग्री, यानी हमारे यहाँ फेज विद्युतीय डिग्री बन के आएगी, कितना हो जाएगा 1080 आ जाएगी। अगर वही हमारा कहता फेजों की 100 यहाँ पे हमारी 80 आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पेयर ऑफ पोल 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट, यानी 2 पोल की 24 खांचे की 12 कुंडली वाली 3 कला मोटर की संख्या प्रति फेज पोलों की जोड़ों की गणना करिए। मतलब कितने पोलों की जोड़ों की गणना हम करें,
2 पोल की है, 14 खांचे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो आपका हो जाएगा 41 नंबर का क्वेश्चन आंसर, 43 नंबर का 43 का आपका हो जाएगा यहाँ पे डी। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप कितना बनेंगे? 4 के यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी ग्रुप आपका बनाएगा वो 4, ठीक है। तो इसका अगर हम फार्मूले की बात करें कि कैसे ये 4 आया, कैसे ये 4 आया, तो इसको भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए तो आपका ना प्रति फेज पूछा है, ठीक है। प्रति पोल ना फेज के, देखिए 3 चीज़ पूछता है ज़्यादातर। अगर ऐसे कोई गणना दे देती है, किसी बैंडिंग का नाम नहीं लेता है, तो ऐसे गणना देती है तो बस 3 चीज़ पूछ सकता है। क्या क्या? प्रति फेज कॉइलों की संख्या, प्रति पोल कॉइलों की संख्या, प्रति पोल प्रति फेज कॉइलों की संख्या, ठीक है। प्रति पोल प्रति फेज कॉइलों की संख्या। तो यहाँ पूछा प्रति कॉइल संख्या पूछा है, देखिए नंबर ऑफ पर पेयर ऑफ पोल्स पूछा है। तो इसका आसान सी तरीका ये है कि कुल कॉइलों की संख्या, कुल संख्या कॉइलों की संख्या बटे फेजों की संख्या, इसके माध्यम से हम लोग आराम से इसे हम लोग कैलकुलेट कर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है क्या? प्रति पोल प्रति फेजो कॉइलों की संख्या। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टेटर कॉइलों की संख्या, स्टेटर कॉइलों की संख्या। तो स्टेटर कॉइलों की संख्या अगर बात करें तो यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है क्या? 2 ध्रुव 24 खांचे, यानी जो खांचे जो आपके बने होते हैं क्या? तो स्टेटर में बने होते हैं, ठीक है। और प्रति फेज, फेजों की संख्या कितनी यहाँ पे दे रखा है? इन्होंने 3 फेज दे रखा है। और प्रति पोल कितना पोल दिया है यहाँ पे? इन्होंने 2 पोल रखा है। तो इसका फार्मूला अगर आपका बन के आएगा क्या? स्टेटर कॉइलों की संख्या, स्टेटर कॉइल नंबर ऑफ कॉइल, स्टेटर नंबर ऑफ कॉइल बटे फेजों की नंबर ऑफ फेस गुणे आपका हो जाएगा पोलों की नंबर ऑफ पोल, ठीक है। जब ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आसानी से आ सकता है। तो ठीक है, इसमें देखते हैं 2 तरीका, एक तरीका ये, एक तरीका और, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। तो स्टेटर कॉइलों की संख्या क्या है? 24 खांचे हैं, यानी 24 यहाँ पे है। और फेजों की संख्या कितना आपका? 3 है। और पोलों की संख्या 2 है। तो इस तरह है, तो 2 से काटेंगे इसे तो 12 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका? 4 आएगा, यानी 4 जोड़े बन के आएंगे, ठीक है। ये तरीका ए हो गया। एक होता प्रति फेज कॉइलों की संख्या, तो कॉइलों की संख्या आपको यहाँ पे कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। और फेजों की संख्या कितना है? 3 है, 3 चौको 12, 4 आया, यहाँ से भी 4 आया। लेकिन जो पहले वाला बताया गया तो वही सही मेथड था, क्योंकि प्रति फेज प्रति पोलो की जोड़ों के बारे में बात किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमने पहले बता रखा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टर प्रतीक का क्या नाम? जो स्टार्टर आपका बन के आया है, जो दिखाया गया, ये किसका प्रतीक है? स्टार डेल्टा स्टार्टर है, रियोस्टेट स्टार्टर है, या प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। 44 का अगर देखेंगे तो आपका हो जाएगा क्या? स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्या है आपका? स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्योंकि देखिए आपका ये स्टार, ये होता है डेल्टा, अगर यहीं पे इन्होंने ऐसे खींच के यहाँ मिला दिया, फिर यहाँ मिला दिया, ये हो गया आपका स्टार, यानी स्टार का आपका यही सिंबल बनता है, ठीक है। कि यहाँ पे एक जंक्शन पे लोग क्या हो जाता है? आ जाता है, ठीक है। तो स्टार का आपका यही सिंबल बनता है, तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने रखा है। स्टार और डेल्टा ये आपका स्टार्टर, रियोस्टेट स्टार्टर जो होता है आपके स्लिप रिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। आगे 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कैलकुलेट द पिच फैक्टर? पिच फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? 45 नंबर क्वेश्चन, अगर जो 41 नंबर क्वेश्चन किया होगा तो 45 नंबर भी क्वेश्चन आपका कर सकते हैं। 45 नंबर का आपका हो जाएगा, पिच फैक्टर का होता है बैंडिंग पिच बराबर पोल पिच, बैंडिंग पिच बटे पोल पिच, ठीक है। आपका बी आपका आंसर आपका यहाँ पे होगा। 46 नंबर है, हाउ पोल विच द मेजर द टर्म ऑफ स्लॉट इस बैंडिंग, यानी पोल बैंडिंग को किस बैंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में मापा जाता है, किस संदर्भ में मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, पहला है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट बटे टोटल इलेक्ट्रिक, या नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर, या नंबर ऑफ पोल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही होगा, कि नंबर ऑफ स्टेटर इन द नंबर ऑफ स्लॉट ऑफ स्टेटर, नंबर ऑफ पोल, सी आपका यहाँ पे आंसर सही होगा। 47 नंबर है, देखिए सब फार्मूला ही दे रखा है। व्हाट इज द फार्मूला द कैलकुलेट द मेन सरकमफ्रेंस ऑफ कॉइल, कॉइल की औसत परिधि की गणना का सूत्र क्या है? औसत मान क्या होता है? तो यहाँ पे देखेंगे एल एम बटे एल आउट, यानी एल इन बटे 2, तो और दूसरा आपका है बी एल एम बटा एल इन बटे एल आउट बटे 2 सेंटीमीटर,
ठीक है, इन और आउट का प्लस बटे 2, ठीक है। तो कॉइलों की आपका एक औसत निकाला जाता है। 47 नंबर हो गया। अब 48 नंबर क्वेश्चन आपका होगा, व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ AC 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल एट द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले या 6 पोल वाले AC 3 फेज मोटर की सिंक्रोनस गति क्या होगा। तो सिंक्रोनस गति के लिए आपको स्टार्टिंग में सूत्र आपको बताया गया था, तो उसी सूत्र पर इसको रखना है। तो n बराबर होता है 120, ये एक है 120 F बटे पोलों की संख्या। तो इसमें आप जब रखेंगे तो आपका 1000 आरपीएम आपका आंसर आएगा, 1000 आरपीएम आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 दिया है, तो 120 गुणे 50 कर रखी है। अब पोलो की संख्या इन्होंने कितना दे रखी है, पोलो की संख्या 6 दिया है, ठीक है। तो इसको जब आप काटेंगे, ठीक है, 120 गुणे 50 बटे 6 से जब भाग देंगे तो आपको 1000 आरपीएम आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको तो आप एकदम रट जाएंगे, बिना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन द 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 50 हर्ट्ज रोटेटिंग विद एक्चुअल स्पीड ऑफ 960 आरपीएम। 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। तो ये बहुत आसान है, अगर आप लोग पहला क्वेश्चन जो दिया वही सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो सिंक्रोनस स्पीड होती है आपका, अगर 6 पोल है तो उसका 1000 होता है, ठीक है, 1000 आरपीएम होता है। 6 पोल का है तो कितना चल रहा है, 960। तो ये आपका NS हो गया। NR कितना है आपका, 960 है। तो 1000 में से 960 घटाएंगे तो ये 960 आप माइनस करेंगे। अब बटे इसका फार्मूला होता है NS माइनस NR बटे NS इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप NS आपका 1000 रखेंगे, जब इसको 1000 में से 960 घटाएंगे आपका आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा। 40 गुणे 100 बटे आपका हो जाएगा कितना, NS यानी 1000। 4 शून्य से 3 शून्य से 3 को करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा परसेंटेज, 4% आ जाएगा। कहीं कहीं रोटर फ्रीक्वेंसी भी पूछ देता है, उसके बारे में बताएंगे, अगर आगे क्वेश्चन होगी जरूर बताया जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाए, ठीक है। रोटर फ्रीक्वेंसी भी आपका बहुत अच्छा पोर्शन है, उससे भी क्वेश्चन आपका बनते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 49 तो हो चुका है, 50 नंबर है, व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ द 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड द टाइम इन द स्टार्टिंग। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होगी, जब वो आपकी क्या होगी, किस कंडीशन में पूछा है, स्टार्टिंग कंडीशन पूछा या ना कि स्पीड कंडीशन में। जब स्टार्टिंग कंडीशन में पूछा तो इसमें आपका दूसरा आंसर होगा, नहीं तो ऐसे आपका होता है रोटर स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगर स्टार्टिंग की बात करें, जब स्टार्टिंग में आपका रहता है तो आवृत्ति जो आपकी सप्लाई आवृत्ति है उसके बराबर आपका रोटर आवृत्ति होता है। लेकिन जब रनिंग कंडीशन में होता है उस टाइम में आपका जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो स्लिप इनटू आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी से जब गुणा करते हैं तब जाके हमें रोटर फ्रीक्वेंसी प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब स्टार्टिंग कंडीशन में है तो सप्लाई आवृत्ति के अनुसार इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिए, 150वां नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आगे के पार्ट भी हम लाते रहेंगे और जो भी आपको डाउट है ज़रूर आप क्लियर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और अपने साथियों को ज़रूर बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।